आप पर अगर एक छोटा सा भी पुलिस केस दर्ज हो तो आपकी सरकारी नौकरी का सपना सपना ही रह जाएगा। इन क्रिमिनल्स के ऊपर कितने भी केस दर्ज हो मगर इन्हें इलेक्शन का टिकट बड़ी आसानी से मिल जाता है। यूपी में हर 4 सीटों में से एक सीट पर भ्रष्ट नेता बैठा है। आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि आगे चलकर एक क्रिमिनल नेता बने। कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि अपनी कास्ट के नेता को वोट देते हैं ताकि उनकी कास्ट का नेता जीत कर आए। ये तो वोटिंग डे को हॉलीडे समझकर घूमने निकल जाते हैं। आइए इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि क्रिमिनल इलेक्शन में एंटर कैसे हुए और सरकार इन क्रिमिनल्स को हटाने के लिए क्या कर रही है और हमें कैसे पता लगेगा कि क्रिमिनल को हमें वोट देना है या नहीं, कौन क्रिमिनल है कौन अच्छा नेता है। आइए सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उस टाइम पर आप पे कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है तो आपका सरकारी नौकरी का सपना सपना ही रह जाएगा और उस टाइम पर आपको पियोन की नौकरी मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगी। मगर इन क्रिमिनल्स के ऊपर कितने भी केस दर्ज हो, इन्हें जब भी इलेक्शन टिकट मिल जाता है और ये आगे चलकर मिनिस्टर भी बन जाते हैं। दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी के 403 एमएलओ में से 143 एमएलओ पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। मतलब यूपी में हर 4 सीटों में से एक सीट पर एक भ्रष्ट नेता बैठा है। आगे देखिए, विधानसभा में 80 में से 44 एमपी पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें से 35 बीजेपी के हैं, 5 बहुजन समाज पार्टी के हैं और 4 समाजवादी पार्टी के हैं। और ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अब आपके माइंड में 3-4 क्वेश्चन चल रहे होंगे कि ये इलेक्शन जीत कैसे जाते हैं और सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही और इन्हें इलेक्शन में टिकट कैसे मिल जाता है। देखिए, इन सारी चीज़ों की बात हम वीडियो में आगे करेंगे। पहले ये समझते हैं कि क्रिमिनल्स ये इलेक्शन में एंटर कैसे हुए और क्यों हुए। देखिए, पहले जो ये क्रिमिनल्स होते थे ये मिनिस्टर की चमचाखोरी करते थे और इनके इलीगल कामों में भी मदद करते थे। मगर धीरे धीरे इनके भी समझ आने लगा सारी मेहनत हम करें और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये घूमें। फिर धीरे धीरे इन्होंने भी इलेक्शन में खड़े होने की डिमांड रखी और नेताओं की मजबूरी बन गई इन्हें इलेक्शन में खड़ा करने की। आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ये क्रिमिनल्स आगे चलकर नेता बने। सोचिए, आगे चलकर नेता बने तो हमारे देश का हालात क्या होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी चीज को लेकर फरवरी सन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो भी पार्टी अपनी तरफ से किसी भी कैंडिडेट को खड़ा करेगी उस पार्टी को 48 आवर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि उस कैंडिडेट के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है। हम में से कितने लोग होंगे कि जिसे ये बात पता होगी कि इस पार्टी के इस बंदे के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है। और ठीक हुआ भी ऐसा ही। किसी भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट के बारे में सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया कि उसके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं। जनसद की इस रिपोर्ट को देखिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेखांत रेड्डी पर 89 क्रिमिनल चार्जेस हैं। इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर ब्रिजेश सिंह ने सन 2022 10 अगस्त को एक केस फाइल कर दिया, जिसमें ब्रिजेश सिंह ने कहा कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट के क्रिमिनल चार्जेस के बारे में नहीं बता रही। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, मगर कुछ नहीं हुआ। सारी पार्टी एक बिग अमाउंट देकर एक साइड को हो गई, जैसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। देखिए, अगर आपको अपने घर पर पेंट कराना हो तो उसमें भी आप 1-1.5 महीना लगा देते हैं कि हमें कलर कौन सा कराना चाहिए, किस कंपनी का कराना चाहिए और कौन सा कलर कराना चाहिए। मगर उसी जगह अगर एक नेता चुनने की बात हो तो आप आंख बंद करके वोट दिलाते हैं, चाहे वो कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो। और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि वो अपनी कास्ट का नेता कहकर वोट दे आते हैं कि हमारी कास्ट का नेता आएगा। अगर आपके कास्ट का नेता जीत भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10-15 लोगों को लैपटॉप बांट देगा, 2 से 3 लोगों को सरकारी नौकरी दिलवा देगा और एक आध जगह सड़क डलवा देगा। और बाकी लोग तो बस इसी बात से खुश रहते हैं कि उनका कास्ट का नेता जीत कर आ गया है। देखिए, किसी और कास्ट का अगर नेता जीत कर भी आ जाता है तो ऐसा तो नहीं कि वो आपको मारकर भगा देता है, ये सिर्फ डर बनाने की बात होती है। देखिए, इसमें कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि वो तेरी पार्टी और मेरी पार्टी के चक्कर में हिंदू मुस्लिम करते हैं और दंगे करते हैं। देखिए, जब आप राशन लेने जाएंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितने दंगे किए। ये सिर्फ वही लोग होते हैं जिन्हें घर से कोई काम नहीं होता, बेरोजगार होते हैं। वो कंट्री कभी स्टेबल नहीं होती जहाँ रिलीजन के नाम पर दंगे होते हैं। अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है
तो आप उस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो स्टेबल है, ना कि उस कंट्री में जहाँ पर रिलीजन के नाम पर दंगे होते हैं। देखिए जब ये इलेक्शन में खड़े होते हैं तो ये 30 से 40 एज वालों की पॉलिसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जैसे कि हम आपकी महंगाई कम करा देंगे, आपके लोन माफ़ करा देंगे, आपके यहाँ अच्छी फैसिलिटी करा देंगे। इन्हें अच्छे से मालूम है कि 30 से 40 एज के लोग इनके मेन वोटर्स होते हैं और ये यंग पॉपुलेशन जो होती है ये वोटिंग डे वाले दिन को हॉलीडे समझकर घूमने निकल जाती है। इन चीज़ों से निकलने का एक ही तरीका है कि हम इनसे मैनिफेस्टो में डिमांड रखें कि हमें फ्री का सामान देने की जगह हमें एक अच्छी नौकरी दे। मगर हम तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़े रहते हैं। देखिए हमारा देश जब भी तरक्की करेगा जब हमारा सिस्टम अच्छा होगा, और हमारा सिस्टम जब अच्छा होगा कि जब हमारे यहाँ के नेता अच्छे होंगे। जितनी मेहनत हम एक मोबाइल ख़रीदने में करते हैं उसकी 10% मेहनत हम आप एक नेता के लिए करें तो हमारा नेता सबसे अच्छा होगा।